हम लोग आज से एक नया प्रोग्राम दखनी में खबरें शुरू करें। यह प्रोग्राम हर हफ्ते को 4:26 पे शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। तो हैदराबादी उर्दू जबान की वो बोली है जो रियासत तेलंगाना के सदर मकाम हैदराबाद के डिस्ट्रिक्टों के अलावा रियासत महाराष्ट्र के थोड़े डिस्ट्रिक्टों में लोग बोलते। ये दखनी एक शाख है। उर्दू की ये बोली पे कित्ते की जबानों का असर है। दखनी जबान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं। दखनी जबान बहुत पुरानी जबान है। उर्दू के पहले शायर वली दखनी और पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह की शायरी दखनी में है। दखनी जबान की अलग ही कशिश है। इस वास्ते वली दखनी बोले थे, तू दक्कन का है तो दखनीच बोल, तुझे क्या पड़ी है तू अपनीच बोल। तो चलिए अपनी बोलते हैं, शुरुआत करते हैं दखनी खबरें। दोनों तेलुगु रियासतों और आंध्र प्रदेश में दिन पर दिन सर्दी बढ़ते जा रही है। जितना सर्दी बढ़ रही, सर्दी से बचने लोगों की कोशिशों में भी इजाफा होते जा रहा। लोग क्या क्या कर रहे हैं आप भी देखो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े बड़े धारकारियां भी ठंड की तरफ से थर थर कांप रही। सर्दी से बचने लोग इतने कपड़े पहन ले रहे, अलमारियों में कपड़े कम और आंगों पे ज्यादा दिख रहे। सोचना पड़ा लोग चल रहे या चलते फिरते शोकेसा हैं। सर से पांव तक कपड़ों में लिपटे हुए रहने से मालूम नहीं हो रहा कौन अपना है कौन पराया, कौन जवान है कौन बुढ़ा है, कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत। जहाँ आग दिखी परवाने जमा हुए जैसा अंगार की तरफ लोग जमा हो जा रहे। धूप में बैठे भी तो गर्मी नहीं आ रही, दोपहर तक भी धूप में कुनकुनापना रह रहा। ऐसा महसूस हो रहा धूप भी सर्दी का शिकार हो गई हुई है। सड़कों पे ट्रैफिक बहुत कमी है। धुंध की तरफ से लोग एक जगह जाने का दूसरी जगह चले जा रहे। सर्दी की तरफ से बाज अच्छे काम भी हो रहे। बकबक करके बोर करने वाले लोग ये डर से के काम मुंह खोले तो ठंडी हवा घुसती की बोल के मुंह बंद करके बैठे हुए रह रहे। फंक्शनों में साजा कम बज रहे, दाता ज्यादा बज रहे। बसों में और ट्रेनों में सीट खाली नहीं भी रही तो पहले से बैठे हुए पैसेंजर अखलाक और हमदर्दी जाहिर करके बाजू बिठा रहे। जैसा जैसा सर्दी बढ़ते जा रही वैसा वैसा बाइकों पे जाने वाले जोड़ों की नजदीकियां भी बढ़ते जा रहे। बाज इलाकों में तो इतनी सर्दी है कारों पे बर्फ जम जा रही। लोग जमे हुए बर्फ को हटाते हुए अपना नाम लिख रहे हैं या फिर कोई डिजाइन बना रहे। थोड़ी देर के बाद बर्फ पिघल जाने से ना नाम रह रहा ना निशान रह जा रही कपकपाती हुई ठंडक। रात में तो हालत की बेहालत हो जा रही। जितना टेम्परेचर कम हो रहा आंगों पे उतने ब्लैंकेटा लिहाफा ओढ़ना पड़ रहा। इसके बावजूद घड़ी घड़ी ठंड के मारे आंख खुल जा रही। इतना ओढ़ के भी बंद कमरे में नींद बराबर नहीं आ रही। ऐसे में सोचने की जरूरत है वो लोग जो खुले आसमान के नीचे बेघर बेआरो मददगार, कभी रेलवे स्टेशनों कने, कभी बस स्टैंडों कने तो कभी फुटपाथों पे रात बसर करते, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। जो लोग मदद करने के काबिल है ऐसे मजबूरों के वास्ते ब्लैंकेटा या कम्बलों का इंतजाम करे तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद में अब बाइकों पे मर्द कांस्टेबल नहीं, लेडी कांस्टेबल भी पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही। अब बच के रहो और देखो ये रिपोर्ट। दिल्ली के बाद हैदराबाद में भी लेडी कांस्टेबल बाइकों पे पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिए, जिससे रोडों पे चलने वाली बच्चियां और औरतें अपने आप को और भी सेफ महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे औरतें जो जुल्म का शिकार होके भी पुलिस स्टेशन को आने से डरते 100 नंबर डायल कर दिए तो लेडी कांस्टेबल इनके घरों तक पहुंच जाएंगे। लेडी कांस्टेबलों को अक्टूबर से दिसंबर तक 2 महीने की ट्रेनिंग दिए, जिसमें बाइक चलाना और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शामिल है। 10 दिसंबर से 46 कांस्टेबल एक बाइक पे 2 के हिसाब से पेट्रोलिंग ड्यूटी अंजाम दे रहे। बाइक चलाने की आदत नहीं होने से इनको थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही। We are working on par with the women because patrolling will be done by only men, and now in future we are going to do, that was the thing that in my mind when I heard this. आज के जमाने में औरतें हवाई जहाज और रेलगाड़ी भी चला रहे हैं, मगर कितनी भी हिम्मत कर लियो पांव जमीन तक नहीं पहुंच सक रहे। बाइक चलाना मुश्किल मालूम हो रहा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी इनके साथ है। शहर में पहली बार बाइकों पे लेडी कांस्टेबलों को पेट्रोलिंग करते हुए देख के लोगों को ताजुब हो रहा। नहीं देखने वाला भी आंखें फाड़ फाड़ के घूर रहा।
जिससे बेचारियां झिझक महसूस कर रहे है कॉन्फिडेंट कर सकती हूँ बोल के, पर सब लोग देखते थोड़ा कुछ फील होता अलग। अच्छा है। हाँ, हमको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया है बाइक चलाने के लिए। बाज लोग सोच रहे होंगे जब लेडी कांस्टेबलों के पावा बाइक पे बैठे तो जमीन पे नहीं टिक रहे, बाइक चलाते वक्त लोग देखे तो शर्म आ रही, तो ये लेडीज वक्त पे हादसे की जगह कैसे जाएंगे, मुजरिमों तक इनके हाथ कैसे पहुंचेंगे। ऐसा सोचना अपनी जगह सही है, मगर अभी तो शुरुआत है। थोड़े दिनों में लोगों को आदत हो जाएंगी, घूरना बंद हो जाएगा, लेडी कांस्टेबलों की झिझक भी हल्लू हल्लू खत्म हो जाएंगी, इनमें खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। अब सवाल बाकी है जमीन पे पाँव नहीं टिकने का, जो लेडीज पुलिस के लिए खतरा है। ये सवाल की अहमियत अपनी जगह बराबर है, मगर बाइक की सवारी मुनासिब नहीं हो रही महसूस हुई तो मुमकिन है पुलिस डिपार्टमेंट लेडी कांस्टेबलों के वास्ते कोई दूसरी 2 व्हीलर का इंतजाम करेगा, जिस पे बैठने के बाद इनके पाँव जमीन पे टिकेंगे, जिसके बाद इनके सामने बदमाश टिक नहीं सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात करेंगे कुत्ते की वफादारी की। कुत्ते की वफादारी के बारे में तो सबको मालूम ही है, मगर अपने मालिक के मासूम बच्चे से वफादारी एक कुतिया उस वक्त निभाई जब उसके अपने बच्चे को मालिक का बच्चा छीन के ले जा रहा था। खुद के बच्चे से मोहब्बत और इंसान के बच्चे से वफादारी का ये मंजर आप लोग भी देखो। कुत्ते की वफादारी के हिस्से तो सारी दुनिया में मशहूर है। आज हम आपको एक ऐसी कुत्ती दिखा रहे हैं जो अपने मालिक के मासूम बच्चे के साथ वफादारी और एहतियात की मिसाल उस वक्त कायम करी जब उसके खुद बच्चों को उसके मालिक का बच्चा उससे अलग करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ बोले तो एक कुत्ती अपने मालिक के घर कने अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। मालिक का मासूम बच्चा कुत्ती के एक बच्चे को गोद में उठा लेके ले जाने लगा। कुत्ती भागते हुए आई, बच्चे के गोद में से अपने बच्चे को छीन ली और दांतों में पकड़ के ले जाने लगी। बच्चा जब तक जाके कुत्ती के दूसरे बच्चे को उठा लिया। कुत्ती पहले वाले बच्चे को उसके भाइयों कने रख के अपने दूसरे बच्चे को भी छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कुत्ती अपने बच्चे को दांतों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बच्चा मजबूती से कुत्ती के बच्चे को हाथों से पकड़ के रो रहा था। मासूम बच्चा कुत्ती के बच्चे को नहीं देने की लाख कोशिश करा, मगर कुत्ती अपने बच्चे को ले जाने में कामयाब हो गई। मासूम बच्चा अपनी नाकामी पे रोते रहा, बार बार कोशिश करते रहा। कुत्ती अपने बच्चों को घड़ी घड़ी उससे छुड़ा के ले जाते रही। बहुत देर तक ये छीनम छानी पकड़ धकड़ चलते रही, मगर सबसे ज्यादा हैरत और खुशी की बात यह है कुत्ती जहाँ पे अपने बच्चों को दांतों से पकड़ते वक्त ऐसा पकड़ी थी बच्चों को जरा भी तकलीफ नहीं हुई, वहीं अपने मालिक के बच्चे की हिफाजत का भी ख्याल रख रही थी। बच्चे को उसकी तरफ से ना तो कोई चरपटा आया और ना बच्चा नीचे गिरा। कुत्ती ऐसी एहतियात बरत रही थी जैसा कि उसको मालूम था एहतियात इलाज से बेहतर है। यहाँ पे हमारे को वो हुजूमियाँ याद आ रही हैं जो बच्चों की चोरी का इल्जाम लगा के चुपका चुपीच अजनबी लोगों को पीट पीट के मार डाले या फिर आदमरा कर दिए। वफादारी की मिसाल बन जाने के बाद एहतियात के मामले में भी शायद अब कुत्ता मिसाली जानवर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऐसे दौर में जब लड़कों और लड़कियों को बाइक और एक्टिवा चलाने की आदत हो गई है, अगर कभी साइकिल चलाने घर से निकलना पड़ा तो 2-4 किलोमीटर चला के इतना थक के चूर हो जाते, 2-4 दिनों तक घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। मगर पूना की एक 20 साल की लड़की कमाल कर दी। उन्हें क्या करी आप लोग भी देखो। आजकल के नौजवानों को साइकिल चलाने की आदत ही नहीं रही, थोड़ा चला लिए तो ज्यादा थक जा रहे हैं। ऐसे दौर में पुणे की 20 साल वेदांगी कुलकर्णी साइकिल पे दुनिया का चक्कर लगाने निकल गई और इन्हें साइकिल पे कितना फासला तय करी मालूम? 29,000 किलोमीटर। हाँ, वेदांगी 159 दिनों तक रोजाना नॉन स्टॉप साइकिल चलाते रही। हर रोज 300 किलोमीटर का फासला तय करी करते। अच्छे तुर्रमचियां भी अगर एक दिन में 300 किलोमीटर साइकिल चला लिए तो कमर जवाब दे देती, मगर कुलकर्णी 14 मुल्कों का सफर साइकिल पे सबसे तेज पूरा करने वाली एशिया की पहली खातून बन गई। वेदांगी कुलकर्णी अपने सफर की शुरुआत जुलाई में पर्थ से करी थी। 29,000 किलोमीटर का उनका सफर कोलकाता में तय हुआ। इन्हों अपना सफर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से शुरू करे थे, इस वास्ते रिकॉर्ड को पूरा करने पर्थ शहर को वापस जाना चाह रहे। इतना लंबा सफर वो भी साइकिल पे तय करना कोई मामूली कारनामा नहीं है। वेदांगी की हिम्मत और उनके अम्मा बाबा के जैसा कलेजा रहा तुझ ये मुमकिन है, वरना जवान बच्ची 1-2 दिन ट्रेन या बस में सफर करी तो भी मंजिल पर पहुंचे तक फिक्र रहती। वाह रे बहादुर बच्ची। खुद वेदांगी का बोलना है इनको यह सफर में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के तजुर्बे हुए।
साइकिल पे दुनिया के सफर पे इन्हों ऐसी नहीं निकलने के थे। इसके वास्ते 2 साल से तैयारी करे। वेदांगी के वालिद विवेक कुलकर्णी अपनी बेटी के कारनामे पे बहुत खुश हुए। इनको नाज है इनकी बेटी ऐसा कारनामा अंजाम दी जो दुनिया के थोड़े लोग अंजाम दे सके। वेदांगी 14 मुल्कों के सफर के वास्ते साइकिल पे निकली तो रास्ते में कभी कोई मौसम तो कभी कोई मौसम से भी वास्ता पड़ा। वेदांगी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और रूस का सफर तय करके वापस ऑस्ट्रेलिया को जा रहे हैं। वेदांगी 80% सफर अकेले तय करे करते। ये बच्ची जब स्पेन का सफर कर रही थी तो वहाँ पे लुटेरे चाकू दिखा के लूट लाट कर लिए करते। दुनिया का सफर वो भी साइकिल पे। बेचारी साइकिल पे सामान कितना रखी होंगी, वो भी डाकुआ लूट लिए तो कितनी तकलीफ नहीं हुई होंगी। मगर वेदांगी की हिम्मत नहीं टूटी, सफर नहीं रुका। लुटेरों की लूट के अलावा मौसम के मारा भी सहना पड़ा। बास जगहों पे 0 से 20 डिग्री यहाँ तक के 37 डिग्री कम मौसम रहा। माइनस डिग्री तो क्या, अगर 10-12 डिग्री प्लस दर्जे हरारत भी रहा तो आम लोग बुनते उड़ के कमरों में दुबकी मार के पड़े रहते। बेचारी बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। खाने पीने की चीज़ें भी ठंडे होके बर्फ के जैसे हो गए होंगे। बहरहाल हिम्मत मर्दाइंच नहीं, हिम्मत औरतें भी मदद खुदा साबित करते हुए वेदांगी कुलकर्णी मुश्किल चैलेंजों से मुकाबला कर रही। जो काम आम लोग नहीं कर सकते वो काम करके दिखाई और खास शख्सियत बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे मुल्क के औरतें जब भी कोई गेम के मुकाबले में हिस्सा लेते तो छा जाते। इसकी ताज़ा मिसाल इंदौर की शांतनु शर्मा है, जो 18 मुल्कों में हुए सो मुकाबलों में कितने की मेडल जीत के मुल्क का नाम रोशन करी। आप लोग अभी देखो शांतनु शर्मा का ये कारनामा। हिंदुस्तानी औरतें खाली झाड़ू देने और कपड़े धोने में माहिर नहीं है। वक्त आया तो अच्छे अच्छों को पछाड़ के मैदान साफ कर देते। मुकाबले की नौबत आई तो सामने वालों को अच्छी तरह धो देते। इसका एक नमूना मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की शांतनु शर्मा पेश करे। इन्हों मंगोलिया को जाके 18 मुल्कों में हुए सो मुकाबले में जीत के झंडे गाड़ते गए। इन्हों पावर लिफ्टिंग में, बेंच में, स्क्वाट में, डेडलिफ्ट और ऑल ओवर में गोल्ड मेडल हासिल करे। शांतनु का बोलना है कि इन्हों एशिया में जीतने वाली इंदौर की पहली लेडी है। अपनी कामयाबी का क्रेडिट इन्हों अपने अम्मा बाबा और कोच को दिया। मैं पावर लिफ्टिंग में मंगोलिया देश में अपना एशिया खेलने गई थी। यहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी और मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ मुझे जाके गोल्ड मेडल मिला। बेंच में गोल्ड मेडल, स्क्वाट में गोल्ड मेडल, डेडलिफ्ट में गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मुझे ऑल ओवर में भी गोल्ड मेडल मिला। यहाँ 18 देश के लोग आए हुए थे, जापान, चाइना, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, मंगोलिया देश, अदर काफ़ी जगह से लोग आए हुए थे। काफ़ी अच्छा देखने को भी मिला, कुछ सीखने को भी मिला उन लोगों से भी, और अपना भी बेस्ट देने की कोशिश करी, जिसका नतीजा ये है कि मेरे को गोल्ड मेडल मिला। शांतनु भी आम लेडीज जिम को गए जैसा वर्जिश करने गए थे, मगर वो बोलते नहीं, हीरे की परख जौहरीज कर सकता। जिम के कोच SR ठाकुर शांतनु को देखते समझ के ये कोई मामूली लेडी नहीं है। इसके बाद इन्होंने शांतनु को ट्रेनिंग देना शुरू करे। इनका अंदाजा बिल्कुल सही था। शांतनु स्टेट के बाद नेशनल के बाद एशिया में फिर धूम मचा के अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तो इसके लिए मैंने इनको ट्रायल कराया, फिर MP कंपटीशन कराया मैंने, तो MP में गोल्ड मेडल लिया, फिर नेशनल में भी गोल्ड मेडल लिया। वो सलंग साल से गोल्ड मेडल ले रही नेशनल में। हमारी जिम की पहली महिला है जिसमें इतना करा, क्योंकि नेशनल लेवल के खिलाड़ी मेरे जिम में बहुत सारे बॉडी बिल्डर भी हैं, पावर लिफ्टर भी हैं। शांतनु शर्मा ने जो नाम कमाया, और इंदौर की एकमात्र महिला है जिसने पावर लिफ्टिंग में एशिया में गोल्ड मेडल लिया। इसके लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने खिलाड़ी, मैं खुद बिक्रम वार्ड से खिलाड़ी हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे, मैं तो कभी जा नहीं पाया फॉरेन, मेरा शिष्य जा रहा है तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और बस शांतनु ऐसे औरतों के वास्ते भी एक नमूना है जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। अगर शांतनु के जैसा दूसरे औरतें और बच्चियां भी अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करें और कोई सड़क छाप इनको छेड़ा तो जिम में रखे हुए प्लेटों को वेट लिफ्टिंग के वास्ते उठाए जैसा थोड़ी देर उठा के नीचे उतार दिए तो बस है, सरफिरे आशिकों के दिमाग से आशिकी का भूत हमेशा के वास्ते उतर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में इंस्पेक्टर जावेद खान एक मिसाली काम करे
उन्होंने ऐसी गाय को पालने का फैसला करे जो नाकारा हो गई थी। आप लोग अभी देखो ये रिपोर्ट। इंसान हो या जानवर, जब तक उससे फायदा होते रहता लोग इसकी कदर करते रहते। जैसे ही उन्हें नाकारा हो जाता इसको बोझ समझने लगते। हालांकि ऐसा करना खुद गर्जी और एहसान फरामोशी है। गाय जब तक दूध देते रहती लोग इसको पालते पोसते। जैसे ही दूध बंद हो जाता इसकी नाकदरी करने लगते। बेचारी गाय पेट भरने इधर उधर मारे मारे फिरने लगती। ये सब देखते हुए एसएसपी अजय साहनी पुलिस वालों से बोले, दूध नहीं दे रही सो एक एक गाय को हर पुलिस अफसर पालना है। उन्होंने ये काम सिर्फ दूसरे पुलिस वालों को करो बोल के नहीं बोले, खुद एक गाय को अपने पास रखने का फैसला करे। एसएसपी के फैसले के बाद अलीगढ़ के पुलिस स्टेशन बन्ना देवी के इंस्पेक्टर जावेद खान आगे बढ़े। उन्होंने एक गाय को पालने की जिम्मेदारी लिए। ये गाय उनके साथ पुलिस स्टेशन के एरिया में रह रही। जावेद खान का बोलना है उनका जहाँ भी ट्रांसफर होगा वहाँ उन्होंने गाय को साथ ले जाएंगे। जावेद खान सबसे पहले गाय को पालने की जिम्मेदारी लिए बोल के लोग बहुत खुश हुए, इनकी तारीफा कर रहे हैं। जानवरों का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा तो जानवर कब तक भूखे रहेंगे। शहर में रहेंगे तो बाजारों में तरकारी और अनाज खाने की कोशिश करेंगे। गांव में रहेंगे तो खेतों में घुस के पेट भरना चाहेंगे। चाहे दुकानों पे तरकारी खाओ या खेतों में फसलों का नुकसान करो, दोनों सूरतों में परेशानी की बात है। मुसीबत के मारे किसानों को तो मार पे मार बोले जैसा हो जाता। जानवर फसलों का नुकसान करे बोल के थोड़े दिनों पहले बहुत हंगामा हुआ था। किसान गायों को सरकारी स्कूलों में, पंचायत भवन में और हॉस्पिटलों में बंद कर रहे थे, जिससे पुलिस वाले भी परेशान थे। ये सब का हल एसएसपी निकाले। उन्होंने खुद गाय पालते बोले अपने डिपार्टमेंट के अफसरों को गाय पालने का मशवरा दिए, जिस पे जावेद खान सबसे पहले अमल करके दिखाए। उनका देखा देखी हो सकता आम आदमियों में से भी थोड़े बहुत लोग बेसहारा गायों की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में थोड़े हमदर्द लोग रोटी कपड़ा बैंक नाम से एक स्कीम शुरू करे। देखो ये रिपोर्ट। रोटी कपड़ा और मकान का प्रॉब्लम हमारे मुल्क की पहचान बना हुआ है। जो लोगों के पास बेहिसाब मकाना है, इनमें से एक तो भी मकान दियो बोले तो झिड़कियां देके बढ़ा देंगे। अलबत्ता पुराने कपड़े और बचावा खाना दियो बोले तो दे देंगे। यही समझ के उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव के 3-4 लोग 2.5 साल पहले एक स्कीम शुरू करे, जिसका नाम रोटी कपड़ा बैंक है। ये स्कीम इतनी कामयाब हुई, आज रोटी कपड़ा बैंक के मेंबरों की तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई है। लोग स्कीम में शामिल होते जा रहे हैं। चिराग से चिराग जल रहे, अच्छाई का उजाला फैलते जा रहा। सोशल वर्कर अपने अपने इलाकों के घरों से बचावा खाना और बेकार पड़े हुए पुराने कपड़े मांग के लाते। खाना और कपड़े जरूरतमंदों में बांट देते, जिससे गरीबों को पेट भर के खाना और तन भर के कपड़ा नसीब हो जा रहा। इंसानी हमदर्दी के नाते उन्नाव के लोग जो स्कीम चालू करे, काश हर मोहल्ले के नौजवान और बुजुर्ग अपने अपने एरियो में ऐसी स्कीम शुरू करे तो रोटी और कपड़े का प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मकान का मसला हल करना आम आदमियों के बस में नहीं है। जो सोशल वर्कर रोटी कपड़े का इंतजाम कर रहे हैं, इनमें खुद कित्ते की लोग किराए के घरों में गुजार रहे होंगे, मगर जितना हो सका इतना तो ये लोग गरीबों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना भी करना कोई आसान काम नहीं है। दूसरों को राहत पहुंचाने ये लोगों को तकलीफों से भी गुजरना पड़ता। दखनी खबरों में आज हम आपको लोगों को अंग्रेजी के एक ऐसे लेक्चरर से मुलाकात कराएंगे जो अपनी दखनी शायरी की वजह से मशहूर हो गए हैं। हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान इस मशहूर शायर से खास बातचीत करें। तो आप देखो ये बातचीत। मेरे को दियो इजाजत। आदाब। दखनी स्पेशल बुलेटिन में हम आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, लेक्चरर हैं और उसके अलावा दखनी के बहुत ही अच्छे मज़ाहिया शायर हैं। मेरी मुराद है सरदार असर साहब। सर, बेहद शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपकी जो है शख्सियत जो है वो बहुत ही असरदार है, जैसा कि आपका तखल्लुस है सरदार असर जी। तो आप जहाँ भी जाते हैं मुशायरे लूट लेते हैं। हम आपसे आज आपकी दखनी मज़ाहिया शायरी के बारे में जरूर करेंगे। सर, हमें सबसे पहले बताएं कि आप जो है अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, लेक्चरर, तो ये मज़ाहिया शायरी की तरफ किस तरह मायल है आप? हमें सबसे पहले ये बताएं।
नहीं, सबसे इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो मशहूर शायर हैं मिज़ाहिया अनवर मसूद साहब ने बहुत खूबसूरत बात इस सिलसिले में कही है कि मिजाज जो है वो शायर का मिजाज होता है। तो शुरू से मेरे मिजाज में बज़ला संजी मौजूद है और जो है फ़नी अंदाज से जो है गुफ्तगू करने का मैं आदी भी हूँ और हर बात में से एक मिजाह का पहलू निकालना मेरी शुरू से आदत रही है। तो मिजाजन तो मैं जो है एक मिजाहिया फ़नकार मेरे अंदर था ही जी। उसके बाद जो है शायरी से भी काफ़ी लगाव रहने की वजह से जी। मैं संजीदा शायरी किया करता था। जब आपने शायरी की इब्तिदा की थी, खासतौर पर मिजाहिया शायरी जी, तो आपने किस अंदाज में लिखा वो हमें बताएं, एक दो लाइन क्या किस तरह से आप शायरी किया? मैं पहले जब लिखना शुरू किया पहले जो है अंग्रेज़ी काफ़ियों में लिखा करता था पहले जी। जैसे अंग्रेजी काफ़ी शायरी अंग्रेजी काफ़ियों, हाँ अंग्रेज़ी काफ़िए होते थे या सलीस में भी किया तो जो है काफ़ी अंग्रेज़ी हुआ करते थे जी। जैसे हो जाए अगर इश्क तो डिक्लेयर न करना, वाह, हो जाए अगर इश्क तो डिक्लेयर न करना, उल्फत का कारोबार कभी फेर न करना, वाह, आते भी नहीं खत भी नहीं और ना कोई फ़ोन, इस तरह मेरे प्यार को नोवेर न करना, वाह। तो इस तरह मैंने इब्तिदा की, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पूरी तरह से दखनी में मुंतकिल कर दिया जाए। बीवी के लच्छन में हमको पदक लगाना मुश्किल है, महबूबा को चंदन हार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर मैंने प्योर दखनी में कहना शुरू किया, जैसे मिसाल के तौर पे कि देखिए कि उनके दामन को जगमगा दूंगा, वाह, उनके दामन को जगमगा दूंगा, जितने तारे हैं तोड़ को ला दूंगा, वाह, कई को करते हैं खराब मुंह अपना, कई को करते हैं खराब मुंह अपना, कई को करते हैं खराब मुंह अपना, सुन को गाली में मुस्कुरा दूंगा, वाह, वाह, और थोड़ी उर्दू उठा को रखो मैं, थोड़ी उर्दू उठा को रखो मैं, नहीं तो कल की नस्ल को क्या दूंगा, वाह, वाह। इस तरह मैंने उसके जरिए से मैसेज देने की भी कोशिश की, जहां से मेरी दखनी की इब्तिदा हुई। और ये देखिए कि मेरे जैसा नशा करे कोई, गम की लोटी पिया करे कोई, मेरे जैसा नशा करे कोई, गम की लोटी पिया करे कोई, फुट्टा आईना बदल को ला लेंगे, फुट्टी किस्मत को क्या करे कोई, फुट्टा आईना बदल को ला लेंगे, फुट्टी किस्मत को क्या करे कोई। और आशिकी में मैं डंडा मार रहा था, चैन उतर गई तो क्या करे कोई। क्या समझते हैं, जब 70s और 80s में कहा जाता है कि वो गोल्डन पीरियड था, बिल्कुल दखनी मज़ाहिया शायरी का, हाँ, तो आप क्या उस दौर से अगर कंपेयर करें तो वो किस तरह का है? नहीं, वो तो खैर गैर मामूली दौर था। जैसे सुलेमान खतीब साहब के पास तो लोग आज भी कहते हैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं अदबी महफिलों में कि सुलेमान खतीब का जो अंदाज़ था और जो कलाम का जो मेयार था, वो समाजी बुराइयों को इस तरह पेश करते थे कि लोग हंसते हंसते रोने पर आ जाते थे, बिल्कुल आँख से आंसू बहना शुरू हो जाते थे। तो जिंदगी की ऐसी तल्ख सच्चाइयों को उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया। ना कुलिया ना ठिलिया घड़ा सोच रहा हूं, मैं छोटा हूं पन की बड़ा सोच रहा हूं, और नजर क्या भी नहीं आ रहा ऊपर से अब, नजर क्या भी नहीं आ रहा ऊपर से अब, बुलंदी पे कहीं को चढ़ा सोच रहा हूं। अरे वाह वाह, बुलंदी पे नजर क्या भी नहीं आ रहा ऊपर से अब, बुलंदी पे कहीं को चढ़ा सोच रहा हूं, और सबक जिंदगी अब पढ़ा रही मुझे। अरे वाह, शेर देखिए कि सबक जिंदगी अब पढ़ा रही मुझे, किताबों में फिर क्या पढ़ा सोच रहा। अरे वाह वाह वाह, बहुत। पागल आदलाबादी भी थे, बहुत अच्छे शायर थे जी। गिल्ली साहब हैं, पागल साहब हैं, और जो है सुलेमान खतीब हैं। बाद में जब मेरा साथ जो है तालिब खुनमेरी साहब के साथ रहा तो थोड़ा सा सोच में भी फर्क आना शुरू हुआ कि उसमें शायरी में जो है सिर्फ मिजाज ही नहीं बल्कि तंज भी होना चाहिए, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो, तंज भी होना चाहिए। बोला शौहर तू नाक है मेरी, बीवी बोली तू नाक में दम है, और कैसा होता है कि बाद शादी के, कैसा होता है कि बाद शादी के, उनके मेकअप के उतनी चिनकम है, फोड़ना हो तो सोच कर फोड़ो, आजकल नारियल में भी बम है। अरे क्या बात है सब, अरे वाह 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 वाह। जो ये दखनी शायरी खासतौर पर दखनी मज़ाहिया शायरी, तो वो उसकी किस तरह पजीराई होती है? क्या लोग उसको इतना ही चाहते हैं जितना कि यहाँ दक्कन में, हैदराबाद में और दक्कन के दूसरे इलाकों में चाहते हैं?
नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ उसकी पजीराई होती है, क्योंकि वो लोग महरूम रहते हैं ऐसी महफिलों से और ऐसी शायरी सुनने से। तो जब भी मैं जैसे जिद्दा गया, दमाम गया, आपके जुबैल में मुशायरे पढ़े मैंने, मदीने में मुशायरा पढ़ा मैंने, तो वहाँ पर जो है लोग पहली फरमाइश उनकी यही होती है कि आप दकनी कलाम सुनाइए। तो दकनी की खासियत यह है कि उसमें बेसाख्तगी है और फौरन मैसेज जो है सामईन तक पहुँच जाता है, इससे उनकी हमको दाद भी मिलती है। ये भी नेमत है, सज़ा थोड़ी है। अब देखिए, इच लगाने से वो दकनी बन गया लफ्ज़, वरना वो लफ्ज़ है थोड़ी है। तो ये भी नेमत है, सज़ा थोड़ी है। घर जवाई बनना बुरा थोड़ी है। इत्ते मत डालो किताबा उसको, इत्ते मत डालो किताबा उसको, छोटा बच्चा है गधा थोड़ी है। और इतनी महंगाई में जियो बोल रही, इतनी महंगाई में जियो बोल रही, दुआ है ये दुआ थी। सर, आप संजीदा शायरी भी करते हैं? जी हाँ। क्योंकि हमारा प्रोग्राम दकनी का प्रोग्राम है, दकनी का बुलेटिन है, तो हमारे नाज़रीन के लिए एक ताज़ा कुछ दकनी कलाम सुनाइए। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की, दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की, आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया की। मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, हर चीज है जगह पर, जूता किधर गया की। और ये तंज देखिए कि डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, पेशेंट तो सामने है, गुर्दा किधर गया की। और खास तौर पे ये तंज देखिए कि कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, गल्ला तो अब भी वहीं है, चंदा किधर गया की। और ये इसका और एक शेर सुन लीजिए जिसमें बहुत गहरा तंज है कि गल्ला तो अब भी वहीं है, चंदा किधर गया की। डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं, डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि उसमें मिज़ा के साथ साथ उसलूब उसका मिज़ा का होना चाहिए, लेकिन तंज और समाजी बुराइयों को भी उसमें पेश करना चाहिए। लोग सुन के सिर्फ हंसने की हद तक महदूद न रखें, बल्कि उस पर गौर करके कुछ दर्स हासिल करें। नाज़रीन, बात कर रहे थे सरदार असद साहब से, जो उर्दू ख़ासतौर पर दकनी के मज़ाहिया शायर हैं। वो सुना रहे थे हमें अपनी शायरी, अपना कलाम सुना रहे थे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं अनीसुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।